कटनी जिले की अर्चना तिवारी आखिरकार मिल गई है। अर्चना को नेपाल के बॉर्डर से बरामद किया गया, लेकिन अर्चना तिवारी जब पुलिस के हाथ लगी तब उसकी पूरी कहानी सामने आ गई। अर्चना तिवारी लगातार गायब थी और 13 दिन बाद उसे बरामद किया गया। अर्चना तिवारी ने पुलिस की पकड़ में आने के बाद जो कहानी बताई, उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। भोपाल में रेलवे पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया तो पता लगा कि अर्चना तिवारी ने खुद के गायब होने का ड्रामा खुद ही रचा था। वह अपने एक दोस्त सारांश के साथ लापता हुई थी। सारांश के साथ उसने न सिर्फ भारत के कई हिस्सों का दौरा किया, बल्कि वह नेपाल के काठमांडू भी गई थी। आखिरकार अर्चना को बरामद कर लिया गया है। भोपाल में इस मामले में रेलवे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। एक सेकंड। आप सब लोगों को जानकारी में है कि 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 AC कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है, उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहाँ से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ पर ये जो है वो स्टूडेंट नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है NSUI से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इशू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहानी सुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफ़ी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में एक केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है, वहाँ पे हम बैठेंगे। चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई GRP में मामला कायम होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूँगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले
लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी सब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था, तो इनकी बात हुई कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहाँ पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहाँ से मैं इसको लेके चला जाऊँगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फ़ोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहाँ से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहाँ पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहाँ से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था। सारांश वेट कर रहा था तो वहाँ पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मिडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की वड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है करके ऐसा। और ट्रेन में जब आगे गाड़ी वाड़ी रहेगी तो वहाँ पर हम लोग जो है वो कंप्लेंट करवा देंगे। ये सारी बातें हो गई और उसके बाद में उसको मोबाइल और घड़ी वगैरह दे दिया। लड़की जो है वो सारांश के साथ में आगे चली गई। कोइंसिडेंटली सारांश एक व्यक्ति को भी साथ में लेके आया था, तो वो भी उसको भी हम लोगों ने राउंड अप करके उससे बयान लिए हुए हैं। वो चश्मदीद गवाह है। उसके बाद में घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया था। उसके बाद में जैसा कि उसने सोचा था, जब हमारे पास में मामला आया, सारा डिस्कशन हुआ, बात यही हुई कि भाई सामान जो है वो पूरा के पूरा छोड़ के चली गई है। छोड़ के गई इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरी होगी। और मिडघाट और वो वाले एरिया का भी जानबूझ के वो मोबाइल जो है वो उसी एरिया में बंद हुआ था। तो हम लोगों ने वहाँ पर पूरा सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया, पूरे थानों में भी हम लोगों ने बात करी, वो सारी चीज़ें करी। मगर उसी टाइम पे एक चीज़ और, सारांश के साथ में जब बात हुई थी तो स्टार्टिंग में जब जनवरी में उसकी बातें हुई थी तो कॉल पे बात होती थी, मगर उसके बाद में व्हाट्सएप कॉल हुआ था। तो वो उस वजह से जो है उसके साथ में वो बातें जो है वो CDR में डिटेक्ट नहीं हो पाई। हम लोगों ने IPDR निकालने के बाद में उसका नंबर जो जब वापस आया और पता चला कि इससे वापस ये बात हो रही थी और ये लड़का छूट गया है पूछताछ करने के लिए, उसके बाद टीम जो है वो उस तक पहुंची है। तेजिंदर को जब हम लोगों ने ये पता किया, तेजिंदर का नंबर मिला और जब हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल पता किया तो हम लोग काफ़ी श्योर हो गए थे कि तेजिंदर इस मामले में लिंक्ड है। मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये जो है वो चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई है, तो हमें फिर स्टार्टिंग में लगा कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे मामले में होगा। पर जब सारांश को उठाया गया और सारांश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है, वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज़ का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी CCTV कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू RFID से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहाँ से टोल नाका नहीं हो। शुजालपुर गए, शुजालपुर के बाद में फिर ये ऑर्बिट मॉल के आसपास से कहीं से इन्होंने एक दूसरा मोबाइल खरीदा। और लड़की, जब तक मीडिया में इस चीज़ का काफ़ी हाइप हो गया था तो जितना इनको एक्सपेक्टेशन था कि मामला एकदम सिंपल तरीके से निपट जाएगा, तो वो लगने लग गया कि अब तो ये नहीं होगा, तो इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहाँ पे अलग भाषा के लोग हैं। तो इन्होंने हैदराबाद चूज़ किया। उसके बाद ये बुरहानपुर गए। बुरहानपुर से इन लोगों ने जो है वो हैदराबाद की बस पकड़ी। हैदराबाद में जाने के बाद में ये 2 दिन 1 रात जो है वो हैदराबाद में रहे। फिर जब मामला और ज़्यादा हाइप पकड़ने लग गया तो जो सारांश है, ये ड्रोन का जो एक नया स्टार्टअप इसने डाला हुआ है,
और इसका जो क्लाइंट बेस है वो नेपाल में भी कुछ है। तो इन लोगों की पहले वो बात हो चुकी थी, तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग जो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन लोगों ने बस पकड़ी, बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई, लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। और लड़के ने ये भी किया कि जो इसका मोबाइल था उसको जब मेन टाइम था उस टाइम पे उसने एरोप्लेन मोड पे करके पूरा के पूरा बंद कर लिया। बाकी टाइम में मोबाइल जो है वो अपना वहीं पे रखकर और दूसरी सिम इशू करवा के पिता के नाम पे उस मोबाइल को उसने पूरा टाइम चलाया। क्योंकि जब सारांश का नाम अगर आए तो मोबाइल जो है वो इंदौर में ही दिखे और उसके ऊपर कोई शक ना जाए। और पिता की अलग से क्योंकि नई सिम थी, वो तो कुछ कहीं पे कुछ कनेक्शन था ही नहीं उस चीज़ का, तो वो सिम जो है वो उसने अपनी अलग से इस्तेमाल करी। काठमांडू छोड़ के ये वापस आ गया। उसके बाद में 3-4 दिन तक रहा, जब पुलिस ने इसको राउंड अप किया हम लोगों ने सारांश को, और उसके बाद में जब चीज़ें निकल के आई तो उसके थ्रू नया नंबर जो था उसका, उससे बात कर और उसको वहाँ से बॉर्डर तक बुलवाया गया। और बॉर्डर पे लाखीमपुर खीरी पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो है वो लड़की को बरामद किया। बरामद करके जो है वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से अभी सुबह फ्लाइट से यहाँ पे लेके आए हैं। एक एक करके पूछते हैं। हाँ, आप इसका मास्टरमाइंड कौन है? इस केस का पूरा मास्टरमाइंड तरीके से इन्होंने पहले इनका क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। फिल्म देख के वैसा कुछ नहीं है। लड़की एडवोकेट है, पहले भी छात्र नेता रह चुकी है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसको पता है, जीआरबी का काम करने का तरीका, डीएफ का काम करने का तरीका, मिसिंग पर्सन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्राइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है, 363 का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें उसको पता है। तो जो प्लान बना है वो तीनों लोगों ने मिलकर आपस में बना के और उसके बाद में फिर एग्जीक्यूट किया। एक एक करके मैं सभी तेजिंदर को कोई पैसे वैसे दिए थे इन लोगों ने मदद करने के लिए? हाँ, ये तेजिंदर का सवाल पहले जो है मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तेजिंदर जो है ये सारांश जब इंदौर में रहता था लगभग 2021-22 के बीच में, तो आमने सामने रहते थे। उस टाइम पे इन लोगों का कुछ पैसों का लेन देन हुआ था। तेजिंदर ने काफ़ी लोगों से उधारियाँ लेके रखी थी, तो उसमें सारांश से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लिए हुए थे। तो वो जो पैसों का लेन देन था वो उनका चल रहा था, 2.5 लाख रुपए वो दे नहीं रहा था। तो उसी चीज़ के लिए फिर ये काफ़ी बात होने लग गई, तो ये उसका ड्राइवर बन गया। और उसके बाद में फिर उस चीज़ का कि भाई तुम्हारा जो पैसा दिया हुआ उसी में से कुछ निकाल लो, इस तरीके से वो तेजिंदर जो है वो इन्वॉल्व हुआ उसमें। राम तोमर वाली बात मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। राम तोमर जो है गुमशुदगी वाले मामले में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है, मगर राम तोमर की जो पहचान है वो लगभग ग्वालियर जबलपुर में जब लड़की प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे किसी के थ्रू ही लड़की से हमने बातचीत करी है। आप भी अलग से अभी बाद में भी उससे जब भी बातचीत होगी तो जानकारी में आएगा। लड़की का कहना है कि राम तोमर को आज तक उसने चेहरा भी नहीं देखा उसका, मगर राम तोमर उसको लगातार फ़ोन करता था और उसने बीच में 3 से 4 बार उसके टिकट्स बना दिए थे, जो एक भी टिकट में वो वापस गई नहीं है। उसका ये कहना था कि तू ग्वालियर आ जा और ग्वालियर में जो है वो प्रैक्टिस कर। वो थोड़ा परेशान थी उससे कि वो बार बार फ़ोन क्यों करता है करके। जब वो ऑफिशियल काम है तब तक तो ठीक है, पर बार बार फ़ोन क्यों करता है। मगर जो गुमशुदगी वाला पार्ट है उससे राम तोमर का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो उसने उसी नाम को अडॉप्ट कर लिया कि भाई मेरा नाम जो है वो सपना भी है करके। नहीं, आधार कार्ड तो उसका जो है वो इसी नाम से रचना तिवारी का। घर का जो ऐसा होता है ना, हर आदमी का घर के भी एक नाम होता है, निकनेम टाइप का, निकनेम नहीं पर दूसरा नाम। तो उसका घर का एक नाम सपना भी है, तो उसने अपने आप को सपना नाम से ही जो है वो उसने अपने आप को सपना नाम से ही आगे बढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच। अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में उसके बयान वगैरह होने हैं, कंप्लीट कर मोस्ट प्रोबेबली 2-3 बजे तक हम लोग उसको परिवारजनों को सुपुर्द कर देंगे उसको। अभी क्या भोपाल में है? हाँ, भोपाल में ही है। हाँ, प्लान बनाकर वो भागी है। लग रहा है कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, क्योंकि मर्द कायम होगा, उसकी मौत हो चुकी है, फिर सिविल जज की तैयारी वो कैसे करेगी? तेजिंदर और सबको मिलना इकट्ठा एक बड़ी साजिश है। ये देखो, ये अलग अलग तरीके से देख सकते हो। आज की तारीख में इसके पहले भी 2-4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर इस तरीके से लड़कियां भागती है। ये एक समाज का वो जो एक प्रेशर होता है ना कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो जिसको आज की यंग जनरेशन डिफाई करती है। और उसके इन्फ्लुएंस में टीवी सीरियल्स देखकर इस तरीके से वो प्लान करना ये सब सारी चीजें होती है। सारांश के ऊपर क्या कोई मामला दर्ज होगा? एक लड़की को भगाने के आरोप में तेजिंदर दोनों इसमें शामिल क्योंकि लड़की 18 साल से ऊपर है, अपने कंसेंट से उसके साथ गई है,
तो अभी तक तो कानून उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा। कहाँ तक? दिल्ली के आगे तक। अब ऐसे कोई लड़की भगा नहीं सकता ना, उसने लेके वो नेपाल तक। मालिक है, हाँ वो बोल रही थी कि नया पहचान करना है, तो नया पहचान के लिए नए आधार कार्ड की जरूरत है। क्या आधार कार्ड बनवा लीजिए? वो एक सपना नाम का एक अलग कोई इसका आधार कार्ड रखी हुई थी, मगर जब वो काठमांडू और वो बॉर्डर क्रॉस किया है उसने, तो बाय रोड क्रॉस किया है। उसके अंदर ये है कि जब सारांश, एक सेकंड, सारांश उसके साथ में था, तो सारांश का आईडी दिखाकर ही पूरी की पूरी गाड़ी पास हो गई, उसको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसको वापस बुलाना था, एक सेकंड, जब उसको वापस बुलाना था तो हम लोगों ने वहां पर, वो एम्बेसी में गई, वहां पर भी हम लोगों ने बात करी, एम्बेसी के जो लोग थे वहां पर, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से उसका वोटर आईडी जो है वो रिकवर करवाया, उससे बात करके कि उसके हॉस्टल में अलमारी में रखा हुआ है, वोटर आईडी निकाल कर उसका पीडीएफ बना के एम्बेसी में भेजा वहाँ पे, और वहाँ से उसका टिकट बनवाकर और फिर धनगढ़ी भेजकर और उसको वापस बुलाया। सारांश ने माना है कि वो अर्चना को जो है युक्ति उसको प्यार करता था, लव ये सब जो है वो आप अर्चना से ही क्लियर कर लीजिए, लव प्यार वाला। बाकी अभी तो जो हमारे पास बयान है वो फ्रेंड। सपना नाम से आधार कार्ड था, क्या था, क्या उसने पहले से बनवा रखा? सीसीटीवी फुटेज के लिए टीम लगी थी, लगभग भोपाल से लेके कटनी तक के सारे सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे, साइबर टीम लगी हुई थी, और साथ साथ में जो मेडघाट और वो सेक्शन में हम लोगों को सर्चिंग करनी थी, उसकी 30 लोगों की एक अलग टीम थी। तो कुल मिला के जो है वो 60-70 लोग हमारे लगातार इस पूरे 10-15 दिन लड़की तक आप लोग कैसे सारांश पर कब शक हुआ, कैसे शक हुआ? सारांश पे तब शक हुआ, सीसीटीवी तो मतलब ये है कि मतलब बता ही नहीं सकते, वो कम से कम 400-500 से ऊपर ही होंगे, क्योंकि हर स्टेशन पे 40-50 है सीसीटीवी, सबको निकालना। और सिर्फ स्टेशन नहीं, उनके आउटर एरिया और उनके जो बाहर के कैमरे हैं, मतलब कोई बाहर निकल रहा है तो उसके लिए भी वो भी कैमरे खंगालना। एक सारांश पे कब शक हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सारांश का ये था कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है वो कोई उसकी डेथ तो नहीं हो गई, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने जब रूल आउट कर लिया, तो मैंने बीच में भी एक बार बाइट दी थी कि हम लोग जो है वो उसको ब्रॉडन करेंगे पूरे सर्च के दायरे को। जब हम लोगों ने 6-7 महीने का पूरा चीज़ें खंगाली और उसके अंदर जब देखा कि वो किस किस से बात करती थी, सारांश का 2-3 कॉल बहुत लंबे थे, जबकि वो कॉल तो 2-3 ही थे मगर बहुत लंबे थे। जब उसका फिर हम लोगों ने IPDR निकाला कि ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप कॉल से उसने बात करी हो, इसमें हम लोगों ने कटनी पुलिस जो है वो SP कटनी के द्वारा भी एक इनपुट दे दिया था उनके साइबर की तरफ से कि एक ये नंबर आया हुआ है, और वो नंबर हमारे इससे मैच हो रहा था, सारांश से मैच हो रहा था। तो जब वो हमें जानकारी मिली कि यार ये लड़का कितनी क्यों बात कर रहा है और अभी तक इसको हमने पूछताछ नहीं कर पाया है, ये अभी तक इस दायरे में आया ही नहीं है। जब उसका दायरा बढ़ाया गया इन्वेस्टिगेशन का, और भी मतलब जो है 1 महीने को छोड़ के 6-7 महीने 10 महीने का पूरा रिकॉर्ड लेकर और उसके IP एड्रेसेस को लेकर और IP एड्रेसेस के बारे में जानकारी ली गई, तब वो सारांश का नंबर आया। और उसके बाद फिर सारांश को हम लोगों ने जब ट्रैक किया तो हमें पता चला कि अरे इस पे ये बात कर रहा था। जब उसको उठा के लाए तो फिर तो चीजें फिर आसान हो गई। सर काठमांडू तक पुलिस उस तक संपर्क कैसे किया और कैसे उसको बुलाया, फिर कैसे बरामद? सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ लिया, सारांश के पास उसका नंबर जो था, क्योंकि एक सेकंड, सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ा तो क्योंकि काठमांडू में जो है वो उसी का कनेक्शन था, तो उसके बाद उसी से बात करके उसके कनेक्शन से बात की गई, लड़की से कांटेक्ट में आए, लड़की से बात की। जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था, उस दिन ग्वालियर वाला भी उस दिन पूरा के पूरा एपिसोड चल रहा था, उसके एक दिन पहले से ही उसी टाइम पे हम लोग लड़की के कांटेक्ट में आ चुके थे कि वो काठमांडू में है। तभी मैं इतने स्ट्रांगली बता भी रहा था कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और वहाँ पर जब हम लोगों ने काठमांडू में बात करी और उसको बात करके फिर बुलवाया, वो सारांश के थ्रू बुलवाया, और उसके बाद में फिर जो है वो तेजिंदर के बारे में हम लोग पहले एक बार इन्वेस्टिगेट, वो तो हमारा ये था कि 4थे या 5वें दिन हम लोग केस क्रैक कर चुके थे। हमें ये लग रहा था कि तेजिंदर ही है जिसके साथ लड़की गई है, मगर जब वो दिल्ली पुलिस आ गई तो तेजिंदर हमारा वापस साइडलाइन हो गया। अगर वो दिल्ली पुलिस उस दिन नहीं आती तो हो सकता था कि हम तीसरे दिन ही उस केस को क्रैक कर लेते तेजिंदर को पकड़कर, मगर वो घटनाक्रम ऐसा ही था जिसकी वजह से हम लोग उससे हटे। पर फिर सारांश के थ्रू वापस तेजिंदर तक जब पहुंचे तो हमारी एक टीम दिल्ली गई, दिल्ली में उसको तिहाड़ जेल के अंदर उसका जो है वो हम लोगों ने वापस अंदर जाके उससे पूछताछ करी, और फिर वापस जो दिल्ली पुलिस से बात करके 4 दिन का उन्होंने रिमांड लिया था, तो उस रिमांड में भी हम लोग वहाँ पर गए और बाकायदा उससे पूछताछ करी, और जब वो फैक्ट्स मिलान किए तो चीज़ें फिर हमें काफ़ी आसान हो गई।